आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आर्टिकल 35 को मनसूख करने वाली अर्जी पर अब अगली समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की सहरुकनी बेंच ने आज मामले की समाअत के दौरान मरकजी और रियासती हुकूमत की इस दलील को मंजूर कर लिया कि इस वक्त इस मामले की समाअत से रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पर मसला पैदा हो सकता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कि उनकी जो बेंच है उसने कहा है कि पंचायत इंतखाब के पेश नजर समाअत को मुलतवी करना अवाम और रियासत के हक में बेहतर होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पंचायत इंतखाब न होने की सूरत में रियासत को मिलने वाली 4,335 करोड़ की माली इमदाद भी मुतासिर होगी। हालांकि उन्होंने तस्लीम किया कि मौजूदा आर्टिकल जिनसी बुनियाद पर फर्क और तफरीक करता है। उधर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बेंच से कहा है कि इंतखाबी तैयारियों के पेश नजर नीम फौजी दस्ते एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ऐसे में नागहानी सूरत हाल से निपटना आसान नहीं होगा। उन्होंने बेंच से दरख्वास्त की कि इंतखाब मुकम्मल होने के बाद जनवरी या फिर फरवरी में इस मामले पर सुनवाई की जाए। समाअत टालने से पहले बेंच ने यह वाज़ेह कर दिया है कि यह मामला आईनी बेंच को सौंपे जाने लायक नहीं है या है, इसका फैसला दलील सुनने के बाद ही किया जाएगा। बेंच का मानना है कि आईनी प्रोविजन को चैलेंज करने का यह मतलब नहीं है कि इसे आईनी बेंच को भेज दिया जाए। सरकार का आर्गुमेंट था उसमें कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पर बहुत सारी फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है राज्य के अंदर। इसलिए जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाते, और पंचायत चुनाव मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में शेड्यूल्ड हैं, तो पंचायत चुनाव के बाद इसको सुना जाना चाहिए। हमारा आर्गुमेंट था कि ऑनरेबल कोर्ट 1954 से लेकर अभी तक ये समस्या चल रही है और फंडामेंटल राइट्स लोगों के जा रहे हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स जा रहे हैं तो इलेक्शन तो लगातार कोई ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है। बट ऑनरेबल कोर्ट सेड कि नहीं, अभी जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाते तो पंचायत चुनाव के बाद ही इसको सुना जाएगा और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में के वीक में उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इधर पीडीपी तर्जुमान रफी अहमद मीर ने समाअत टलने पर राहत का इजहार किया है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। पार्टी का कहना है कि इस मसले पर राय आम्मा हमवार करने का काम जारी रहेगा और आर्टिकल को कायम रखने की जद्दोजहद जारी रहेगी। एप्लीकेशन जो 35A के खिलाफ है रिजेक्ट होनी चाहिए, कानूनी तौर भी और बाकी भी इसमें ऐसा कोई मेरिट नहीं है कि दफ़ा 35A को हटाया जाए। लेकिन हमें ऑनरेबल कोर्ट का ऑनर है, ऑनरेबल कोर्ट का रिस्पेक्ट है और जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पर काउंसिल थी जो अपेयर वहाँ पर हुई है, उन्होंने पंचायत इलेक्शन और लोकल बॉडीज़ पोल्स को लेकर प्ली ये ले कि अभी यहाँ पर हालात साजगार नहीं है, हम इसको डील नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए कुछ वक्फा चाहिए। तो जो टाइम हमें मिला तो हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो उसके हक़ में है, अक्सरियत हमारी तमाम पार्टीज़ की भी, मेन स्ट्रीम भी, हुर्रियत भी, हम अपने आप को मज़ीद ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, राय आमा मुनज़्ज़म कर सकते हैं, कानूनी चारजोई को भी मुस्तहकम कर सकते हैं और ताकि अगली सुनवाई पर 35A का जो दफ़ा है ये बराबर बरकरार रहे और जो पिटिशन जितनी भी इसके साथ ताल्लुक़ रखती हैं वो खारिज हो जाएँ। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस समाअत टलने से ज्यादा खुश नहीं है। उसका कहना है कि एएसजी और एजी को समाअत टालने के बजाय अपील खारिज करने की दरख्वास्त करनी चाहिए। जो अथॉरिटी जनरल ऑफ इंडिया ने स्टैंड लिया है कि इसको डेफर करो, उनका स्टैंड ये होना चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो क्लियर है, सिंसियर है इस बारे में कि ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट एंड पार्सल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में रहना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो रिक्वेस्ट की ऑनरेबल कोर्ट से कि इसको डेफर किया जाए, ये तो पहले भी उन्होंने किया था। ये बहाना साजी का एक वक्त टालने का वक्त ज़रिया है क्योंकि आने वाले वक्त में इलेक्शन भी होने वाले हैं, नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसका कुछ पॉलिटिकली फ़ायदा लेने की बात है इसमें। नहीं तो मेरे ख्याल में आम लोगों की रिएक्शन थी और जो जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों खतों के लोगों ने रिएक्शन दिखाई, उसमें यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करनी थी ऑनरेबल कोर्ट से कि इसको बिल को रिजेक्ट किया जाए।
इधर दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि मरकजी हुकूमत इसकी आड़ में सियासत कर रही है। पार्टी के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने दावा किया है कि आइंदा समाअत पर भी इसे अगली तारीख के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। होना ही है। देखो, आज डेफर हुआ 19 जनवरी को, मेरे से आज लिख के रख लो, 19 जनवरी को ये 19 मार्च को होगा, 19 मार्च को 19 मई को होगा, क्योंकि ये जनरेट ही किया भारतीय जनता पार्टी ने। जो उनके अज़ाइम थे, जो उनके जम्मू कश्मीर के बारे में पूरे देश के लोगों को एक धोखा दिया था कि जिस दिन हम पावर में आएंगे 370 ख़त्म करेंगे, उस पर तो उनने वोट लिया है। अब जब फिर 5 साल के बाद उनको लोगों के बीच में जाने की बात है, उसमें कोई अचीवमेंट दिखा नहीं पाएंगे। उस सूरत में उन्होंने डायरेक्ट पार्लियामेंट या कैबिनेट में ये फैसला लेने के बजाय इनडायरेक्टली किसी एनजीओ के थ्रू वाया सुप्रीम कोर्ट चलाया था, ताकि वहाँ मसला भी चलता रहे और हम देश को धोखा भी देता रहें। और उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पर हम सब का यकीन है, भरोसा है। और बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने अदालत उज़्मा के मौजूदा फैसले का खैर मकदम किया है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाअत टलने के बाद गवर्नर इंतजामिया मौसर अंदाज से फैसला ले सकेगी। मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का 35A पे निर्णय हुआ है, जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए, तो हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। तो मुझे लगता है इससे हालात जो साजगार होंगे और जो ऐसी शक्तियां जो इस बहाने यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रही थी, उनको भी एक लगाम लगेगी। उधर खबर यह है कि रियासत के नए गवर्नर सत्यपाल मलिक भी इस हक में हैं कि जब तक हुकूमत की तश्कील नहीं हो जाती है तब तक इस मामले की समाअत मुलतवी कर देना चाहिए। एक अंग्रेजी रोजनामे को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करके समाअत को टालने की दरख्वास्त करेगी। खबरों के मुताबिक गवर्नर इंतजामिया अदालत उज़्मा को यह बावर कराने की कोशिश करेगी कि आवाम की राय की तर्जुमानी सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे ही कर सकते हैं। वाज़ेह कि इससे कबल साबिक गवर्नर NN वोरा ने भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया था। गुज़िश्ता 3 और 29 अगस्त को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त भी दी गई थी। इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक को यह कहते हुए कोट किया गया है कि हम कैसे फैसला ले सकते हैं, हम मुंतखब हुकूमत नहीं है, हम अवाम की जानिब से नहीं बोल सकते, इसलिए हम महसूस करते हैं कि मामले को उस वक्त तक टाल देना चाहिए जब तक कि कोई मुंतखब हुकूमत नहीं बन जाती। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और हम जल्द ही अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे। और 35A पर समाअत टलने के साथ ही रियासत में पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात की राह भी हमवार हो गई है। इसी दलील की बुनियाद पर अदालत उज़्मा ने मामले की समाअत जनवरी तक टाल दी है और वाज़ेह रहे कि साबिका हुकूमत के अलावा साबिक गवर्नर इंतजामिया ने लोकल बॉडीज के इंतखाब मुनक्किद कराने को लेकर पुरअज़्म वो थी और नए गवर्नर का रुख भी वाज़ेह हो गया है। हालांकि अभी इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जराए से जो खबरें बाहर आ रही हैं उनमें जो पता चलता है वो अक्टूबर-नवंबर में इंतखाबात के इम्कानात जाहिर होते हैं और मेन स्ट्रीम की पार्टियां इसके लिए तैयारी भी कर रही हैं, लेकिन इसको लेकर के उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हमने पंचायत इलेक्शन और लोकल बॉडीज इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। हम जब हुकूमत में थे तो हमारी तरफ से हम इसके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि हालात यहाँ पर ठीक नहीं है, हम पार्लियामेंट का इलेक्शन कर नहीं पाए, इसलिए हमारा ये ख्याल था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे इलेक्शंस का ऐलान किया जाएगा। अब जबकि गवर्नर साहब ने एक तरफ से ऐलान किया इलेक्शंस का और दूसरी तरफ से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का थ्रेट भी है, तो इन हालात में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। क्या वो ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के एरिया डोमिनेशन ऐसी हो कि कैंडिडेट्स भी मूव कर पाएं और वो लोग जो इलेक्शन में लड़ना जाना चाहें वो भी मूव कर पाएं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो कंपेनी के लिए जा सकें। गवर्नर साहब के हाथ में अगर वो इसका इत्मीनान है उनको, तभी इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो हमारा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल कदम। जबकि बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि गवर्नर इंतजामिया पर अमन तरीके से पंचायती इंतखाब कराने में कामयाब होगा। कोई भी सरकार होगी तो उसका मेन यही रहेगा कि यहाँ पर अमन शांति बनी रहे। तो मुझे लगता है अदालतें, पॉलिटिकल लीडर्स और गवर्नर रूल में जो भी लोग हैं इसकी चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है।
कांग्रेस का कहना है कि नए गवर्नर को हालात समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। गवर्नर की मौजूदा तजवीज के बारे में रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि यह सही सिमत में उठाया गया कदम है। देखो, वोरा साहब ने भी अपने जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और यहाँ के लोगों का नब्ज समझते हुए अपना व्यू पॉइंट रखा था। तो कुदरती सी बात है कि आज दूसरे गवर्नर साहब आए, वो जुमा 8 दिन में अपना व्यू नहीं पैदा कर सकता है। तो ये कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि हमने पूरे जम्मू कश्मीर में और बाकी भारत में भी कहा है कि ये 35A 370 का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और 370 जो इस रियासत को। उधर आर्टिकल 35A की हिमायत में आज दूसरे दिन भी श्रीनगर समेत वादी के दूसरे अजला में मामूलात जिंदगी मुतासिर रही। श्रीनगर डाउनटाउन के नौहट्टा, खानियार, रैनावारी, सफाकत दल और MR गंज में आमदोरफ्त पर सख्त पाबंदी आयद रही, लेकिन मैसूमा और कराल खुद इलाके में लोगों के मूवमेंट पर आर्जी पाबंदी रही। इस दौरान मार्केट, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज वगैरह बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी कम रही और बंद के दौरान नाखुशगवार वाकयात से निपटने के लिए सभी जगहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बंद का असर वादी कश्मीर से लेकर के वादी चेनाब तक देखा गया। इस दौरान दुकानें, तिजारती और तालीमी इदारे बंद रहे और सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। आपको बता दें कि मुश्तरका मज़ामती क़यादत ने आर्टिकल 35A के हक में 2 रोजा बंद का ऐलान किया था। तो 2 रोजा बंद का आखिरी दिन पुरअमन तरीके से गुजर गया। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में GRL के बंद के सबब मार्केट और स्कूल बंद रहे। शुमाली और जनूबी कश्मीर के अजला में भी बंद के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर रही। बांडीपुरा में सिविल सोसाइटी की जानिब से 35A के हक में मुख्तलिफ तंजीमों ने बंद की हिमायत की। जिले के मुख्तलिफ मकामात से पुरअमन मुजाहरों और एहतजाज की खबरें मौसूल हुई। बांडीपुरा में तालीमी और तिजारती इदारे बंद रहे। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियां भी इक्का दुक्का ही नजर आईं। उधर पुलवामा के तराल में ट्रेडर्स फेडरेशन ने मेन चौक पर एहतजाज किया और आर्टिकल 35A को बरकरार रखने का मुतालबा किया। इसी तरह कुपवाड़ा और बडगाम में बंद के सबब मार्केट में सन्नाटा रहा। ज्यादातर लोगों ने घरों में ही पूरा दिन गुजारा। स्कूल, कॉलेज बंद रहे और ट्रैफिक कम होने से सड़कें सुनसान रही। सोपोर की तस्वीर भी मुख्तलिफ नहीं थी। दुकानें और तिजारती इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बनी रही। वाज़े हो कि इंतजामिया ने स्कूल, कॉलेज बंद रखने की हिदायत पहले ही जारी कर दी थी, लिहाजा तालीमी इदारे बंद रहे। इस दौरान मेन बाजार, शाहदरगाह चौक और चनखान एरिया समेत तमाम इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बारामूला जिले में भी आज बाजार और तालीमी इदारे बंद रहे। उड़ी और रफियाबाद समेत जिले के दूसरे इलाकों में भी बंद की हिमायत की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद से मुतासिर हुई। बंद के पेश नज़र बारामूला बनिहाल रेल सर्विस भी मुअत्तल रही। हालात को पुरअमन रखने के लिए जिले में इजाफी सिक्योरिटी दस्ते तैनात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और पैंथर पार्टी के सरपरस्त भीम सिंह ने कहा है कि रियासी अगर खासतौर से हम इलाके की सियासी जमातों की बात करते हैं तो उन पर आर्टिकल 35A के हवाले से अवाम को गुमराह करने का उन्होंने इल्जाम भी लगा दिया। आए दिन होने वाले बंद, एहतजाज और मुजाहरे पर उन्होंने कहा कि अवाम को तालीम और रोजगार से दूर करके सभी जमातें रियासती अवाम का इस्तेहसाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों की दिलचस्पी जायदाद बनाने में लगी हुई है और कोई भी सियासी जमात 35A के हवाले से अवाम को हकीकत नहीं बता रही है। जम्मू कश्मीर में हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम महाराजा हरि सिंह ने हुकूमत की 1947 को रिजाइन कर दिया, छोड़ गए, बम्बई में चले गए, वापस नहीं आए। उन्होंने जम्मू कश्मीर लोगों के लिए स्टेट सब्जेक्ट बनाया था कि जम्मू कश्मीर ज़मीन, एजुकेशन, यहाँ के इंटरेस्ट जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी, यहाँ मुलाजमतें रहेंगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रहेंगी। ये कानून
इसको कहते थे स्टेट सब्जेक्ट, आज ये कहते हैं रेजिडेंशियल लॉ। आज ये रिकग्नाइज्ड है, पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया है। हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के संविधान ने कहा कि महाराजा के बनाए हुए कानून, इस कानून को टच नहीं किया जाएगा। ये भी फंडामेंटल राइट में दर्ज है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो मर्यादा है, आर्टिकल 11 है, उसमें है कि पुराने बनाए हुए कानून जो हैं महाराजाओं के लोगों के लिए हैं, वो कायम रहेंगे। ये बात आज तक हमें नहीं बताई किसी ने, लेकिन ये बात हमारे लोगों तक नहीं पहुंच रही है। लोगों को आज तक कोई बताने वाला कोई हुक्मरान नहीं है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जितने लूट मार की, कांग्रेस जितने जम्मू कश्मीर को लूटा, बेईमानी की, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जायदाद लूटी, आज वो फिर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं। और अब बड़ा आसान है, 35A के नाम पे इस्तेसाल करो। जम्मू कश्मीर के लोगों को हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और जो महाराजा के वक़्त के बनाए हुए कानून हैं जिसमें स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं वो भी शामिल है, वो कायम रहना चाहिए। ये बात पार्लियामेंट ने मान ली थी, हिंदुस्तान की सरकार ने मान ली है, कहीं मुश्किल नहीं है। लेकिन अब जो हमारे जो नए लीडर हैं, नई दुकान मिल गई है, नया मसाला मिल गया है। 64% हमारे लोग अनपढ़ हैं, आज भी उनका एक्सपेक्टेशन होता है, इस्तेसाल होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से बौखला है दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों के 10 रिश्तेदारों को अगवा कर लिया है। जवानों के अजीज और अकारिब को टारगेट करने का यह नया ट्रेंड है और इन वारदातों पर लगाम लगाने के लिए आला हुक्काम ने मौसर और फैसलाकुन ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। जनूबी कश्मीर के पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और जुमेरात शाम को कुलगाम, शोपियान और तराल से नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मकामात से 9 अफराद का अगवा कर लिया है। इनमें एक डिप्टी SP का भाई और एक सब इंस्पेक्टर का भतीजा भी शामिल है। ज्यादातर अफराद का अगवा कुलगाम जिले से किया गया है। इनमें अरवानी से जुबैर अहमद और आरिफ अहमद, खारपुरा से फैजान अहमद, यारीपुरा से समर अहमद और काटापुरा से गौहर अहमद का अगवा किया गया। इससे कबल दहशतगर्दों ने तराल से नासिर अहमद को अगवा किया था। वहीं बुध को आसिफ अहमद का जबरदस्ती अगवा कर लिया गया था। मुतासरीन के अहल खाना अजीजों की हिफाजत को लेकर फिक्रमंद है। उन्होंने बच्चों की रिहा करने की अपील की बच्चों को। उधर पुलिस के आला हुक्काम ने इन वारदातों को बेहद संजीदगी से लिया है। कल देर शाम पुलिस, CRPF और आर्मी अफसरान की आला सतही मीटिंग में जुमे से बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। तो जिस तरह का ट्रेंड इस वक्त मिलिटेंटों ने अपना कर रखा है कि वो अब पुलिस एहलकारों के रिश्तेदारों को अगवा कर रहे हैं, उसके बाद अब ये तय किया गया है कि एक फैसला कुन कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ की जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं उससे बौखला गए हैं मिलिटेंट्स और लगातार इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जवानों के अजीज और अकारिब को अब टारगेट करने का ये नया ट्रेंड है। इन वारदातों पर लगाम लगाने के लिए आला हुक्काम ने अब एक फैसला कुन ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जनूबी कश्मीर के पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमेरात शाम को कुलगाम, शोपियान और तराल से नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मकामात से 9 अफराद का अगवा कर लिया। इनमें से एक डिप्टी SP का भाई और एक सब इंस्पेक्टर का भतीजा भी शामिल है और ज्यादातर अफराद का अगवा कुलगाम जिले से किया गया है। इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। अपडेट क्या है इस मामले में, ताजा आपसे जानना चाहेंगे सैयद तजम्मुल। इमरान, अपडेट में अभी कोई खास तब्दीली नहीं आई। सिर्फ 3 ऐसे रिश्तेदारों को जिन्हें मिलिटेंटों ने अबडक्ट किया था, अगवा किया था, उन्हें छोड़ दिया गया। तफसील में थोड़ा सा बताऊं, गौहर अहमद जो कि ब्रदर है DYSP एजाज अहमद मलिक के, कुलगाम काटपोरा का रहने वाला, उससे आज रिहाई नसीब हुई। उसके घर पे जो ही वो घर पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ उमड़ आई और लोगों ने उसे गले लगाकर अपने घर पहुंचाया। उसके बाद समर अहमद जो है, जो कि ब्रदर हैं पुलिसमैन अब्दुल सलाम के, उन्हें आज रिहाई मिली और वो भी यारीपोरा कुलगाम पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। मोहम्मद शफी मीर वलद अब्दुल सलाम जो कि काकापोरा का रहने वाला है, इसको भी रिहाई नसीब हुई, ये घर पहुंच गया है। बकिया खानदान जो है उनमें तशवीश है, उनमें काफी ज्यादा तशवीश पाई जाती है। उन्होंने भी मिलिटेंट तंजीमों से अपील किया कि उनके अजीज अकारिब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ताहम IGP कश्मीर स्वयं प्रकाश पाल ने आपसे कुछ देर पहले जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने कहा कि कोई रेड अलर्ट की बात पुलिस ने नहीं की है।
बल्कि चंद फैमिलीज के साथ जिस तरह से मिलिटेंटों ने इस तरह से अबडक्ट किया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी। मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा आप सैयद तजम्मुल। जिन पुलिस एहलकारों को मिलिटेंटों ने अगवा कर लिया था वो सभी रिहा कर दिए गए हैं। 3 अफराद के घर लौटने की भी तस्दीक भी हो चुकी, जैसे कि हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं। और गैर तस्दीक शुदा खबरों में अभी सभी मुगवी अफराद की रिहाई की भी खबर आ रही है। और यह भी खबर है कि सभी लोगों को अगवा करने में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों का हाथ है और हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। सैयद तजम्मुल, आप भी बता रहे हैं कि लोगों को छोड़ा जा रहा है और जिस तरह से एक खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद जब एक्शन लेने की बात आई है तो इस तरह की अब कार्रवाई हो रही है, वापसी लोगों की जा रही है। तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस एक फैसला कुन ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने पूरा दिन ये बताया कि शाम देर गए तक हो सकता है कि एक एक करके इनकी रिहाई है, लेकिन अब से कुछ देर पहले इमरान जो ऑडियो वीडियो क्लिप रिलीज किया गया है हिजब कमांडर रियाज नाइकू की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि 3 दिन की मोहलत वो देते हैं कि लोगों के साथ पुलिस ज्यादती न करें और जो उनके मुताबिक आम लोग हिरासत किए जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि नाइकू ने अपने इस ऑडियो टेप में अब से कुछ देर पहले जो रिलीज किया है उसमें हालांकि उनके वालिद को भी आज रियासती पुलिस ने रिहा किया, जो कि पूछताछ के लिए उन्हें थाने लाया गया था। लेकिन साथ ही ये जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से नाइकू ने कहा कि अगर हमारे साथ ज्यादती होती है, उनके मुताबिक उनके अहल खाना के साथ ज्यादती होती है, तो वो भी इस चीज को ज्यादा देर तक रोकेंगे नहीं। लेकिन कुल मिलाकर देखें कि जिन लोगों की अगवाकारी के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है, जब वो वापस घर पहुंचे हैं तो उसके बाद अफराद खाना से खैर आफियत पूछने के बाद बताया जाएगा कि दरअसल मिलिटेंटों ने इन्हें क्यों किडनैप किया था। ठीक है, शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस पूरी जानकारी के लिए। इधर अगर हम बात करते हैं त्राल के बाद अब शोपियान से अगवा किए गए यासिर अहमद भट्ट के अहले खाना का भी रो रो कर बुरा हाल है। यासिर की चाची जरीफा ने किडनैपर से अपील की है कि यासिर को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। वाज़ेह है कि यासिर के वालिदैन हज पर हैं और यासिर इन दिनों अपनी चाची के साथ रह रहे थे। जुमेरात की देर रात कुछ नकाबपोश मिलिटेंट्स ने यासिर को अगवा कर लिया था। वाज़ेह है कि यासिर ASI बशीर अहमद भट्ट का बेटा है। इधर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती ने इसे मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जैसा बताया है। महबूबा ने लिखा कि कश्मीर में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस एक जैसा काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कुनबों को निशाना बना रहे हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट पर करके कहा है कि किडनैपिंग की वारदातें काबिल फिक्र हैं। उन्होंने अलहदगी पसंद लीडरों पर निशाना साधते हुए लिखा कि इससे भी ज्यादा अफसोसनाक चुनिंदा मसलों की मुखालफत है। जो लोग और लीडर सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना ज़ातियों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, वो इस तरह की किडनैपिंग्स पर चुप रहते हैं। और PDP तर्जुमान ने इसे रियासत के लिए खतरनाक अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मौजूदा हिकमत अमली का असर नौ जायजा लेना होगा। पुलिस वालों की फैमिलीज़ का किडनैपिंग का सवाल है। ये नहायत ही बदकिस्मती है कि वो फैमिली जो पुलिस वालों की है वो इनोसेंट लोग हैं। पुलिस को सिक्योरिटी फोर्स के जितने भी लोग हैं ये अपनी सरकारी ड्यूटीज़ पर होते हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है ये एक रिटेलिएशन है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस भी मिलिटेंट फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं, उनके बुजुर्गों को गिरफ्तार करते हैं, जवानों को ज़दकोब करते हैं और औरतों के साथ बेहुरमती होती है, ये बहुत बार हुआ है और ऐसी इंस्टेंसेस हुई है। मुझे लगता है एक रिटेलिएशन का माहौल है, इसको दोनों तरफ से ख़त्म किया जाना चाहिए। बल्कि फ़ौज की तरफ से जिनका एफस्पा का कवर भी है और वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, ट्रेंड फोर्स होता है, हमें उम्मीद है वो भी से एतराज़ करेंगे। बाकी मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस का जंग है, वो कब तक जारी रहेगा वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इस तरह के जो हालात हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हुकूमत को मुग़वी अफराद की रिहाई के लिए फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। मौजूदा वाक़यात को उन्होंने इंतजामिया की नाकामी बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से आम लोग मुतासिर होंगे। BJP and PDP government, now the governor administration, miserably failed to handle the situation.
जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है उससे बहुत ही लोगों के लिए चिंता का विषय है। और पुलिस जो फ्रेटर्निटी है उनके लिए चिंता का विषय है। मेरे ख्याल में इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेना चाहिए। ये जो एग्रेसिव और ये काउंटर प्रोडक्ट हो रहा है, इस किस्म का स्टैंड जिससे कि लोगों में और तशवीश बढ़ जाती है, इसमें गवर्नर साहब को बैठना चाहिए और इसमें एक स्टैंड लेना चाहिए ताकि मौजूदा सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए और रियासत में ऐसे हालात बनाए जाएं कि लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कुछ इश्यूज पे जहां हालात नॉर्मल हो जाएं। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। इस मामले से मरकजी हुकूमत की मौरिद इल्जाम ठहराए जाने पर उन्होंने मुख्तलिफ जमातों की तनकीद की। कोई भी सरकार होगी तो उसका मेन यही रहेगा कि यहाँ पर अमन शांति बनी रहे। तो मुझे लगता है अदालतें, पॉलिटिकल लीडर्स और गवर्नर रूल में जो भी लोग हैं इसकी चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर इस मामले को लेकर आज गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात करके उनसे मगविया अफराद की रिहाई को यकीनी बनाने की अपील कर रहे थे। मुलाकात के बाद जी सलाम से बात करते हुए मरकज और रियासती हुकूमतें मौजूदा सूरत हाल में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती, ये उनका कहना था। ये एक नया ट्रेंड जो पिछले 2-4 दिन से यहाँ सुनने को देखने को मिल रहा है, मैं इसमें फिर यही कहूँगा कि ये एक नाक़िस पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम हुकूमत में आएंगे तो यहाँ मसले हल करेंगे, सरकार भी उनकी रही, शायद फिर बैकडोर से सरकार बनाने की कोशिश करें, मगर कुल मिलाकर ये स्टेट, यहाँ की हमारी सारी एजेंसीज, दे आर गाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वक्त कोई स्टेट में सरकार भी नहीं है, तो ऐसे में कहीं न कहीं उनकी जो इस स्टेट को डील करने की या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, अमन कायम करने की कहीं न कहीं वही मीर साहब, ये भी तो सेंटर की पॉलिसी नहीं है ना कि मिलिट्री ने कहा इलेक्शन में मत हिस्सा ले लो। ये तो यहाँ जो मिलिट्री स्टेट में, आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप भारत सरकार के नुमाइंदे हैं तो आप कह सकते हो, मैं तो ये चीज़ नहीं कह सकता। नहीं, जो वार ऑफ एजेंसीज, वही जो मिलिटेंट ने कहा कि इलेक्शन में हिस्सा मत लो, कांग्रेस पार्टी किस तरह से? नहीं, हम कह रहे हैं कि मिलिटेंटों ने आज क्या, वो तो हमेशा हर चुनाव से कहते रहे, और ये सरकार को देखने का काम है। सरकार सेंटर में बीजेपी की है, ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर में भी दे आर डायरेक्टिंग। तो आपने गवर्नर साहब को इस बात से आगाह किया? बिल्कुल किया, हमने इसको जमीनी सतह पर उसको लिया हमने। उधर मकामी मीडिया में गांदरबल से भी एक पुलिस एहलकार के रिश्तेदार के वहां होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन एसएसपी खलील अहमद पोसवाल ने इसकी तरदीद की है। उन्होंने खबर को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जिले में इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया है। ऑफ मीडिया में इसके बारे में कुछ खबर निकाली गई, यहाँ से कोई अबडक्शन हुई है और हमने ऑन ग्राउंड इमीडिएटली वेरीफाई किया। ऐसे कहीं कोई इंसिडेंट नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और ये खबर जो है इसका हमारे हिसाब से बेसलेस है। और ऐसी खबर अगर मान लो कोई खबर आती भी है मीडिया के पास, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली उसको पहले असर्टेन करें, वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। एक मैकेनिज्म है, ग्राउंड पे लोग बैठे हैं, पब्लिक के भी रिप्रेजेंटेटिव अच्छे हैं और साथ में जो सरपंच, नंबरदार, चौकीदार, उनसे भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर पुलिस से नहीं वेरीफाई करना। बट एब्सोल्युटली नॉर्मल कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है। उधर कश्मीर वादी में मिलिटेंटों के खिलाफ फौज एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने वादी के मोस्ट वांटेड मिलिटेंटों की एक नई फहरिस्त जारी की है। टॉप मिलिटेंटों की नई फहरिस्त में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, अंसार गजवतुल हिंद, जैश मोहम्मद और अल बदर के कई मोस्ट वांटेड मिलिटेंटों के नाम शामिल हैं। हिट लिस्ट में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द रियाज नायकू का नाम सबसे ऊपर है। रियाज नायकू वादी में साल 2010 से सरगर्म है और सिक्योरिटी एजेंसियां काफी लंबे वक्त से उसकी तलाश कर रही हैं। वक्त एक छोटे से वक्फे का, लौट रहे हैं जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। रियासत के मौजूदा गवर्नर को अपना आदमी बताकर तनाजे में आए बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना को वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर का ओहदा एक आईनी ओहदा है और इसके लिए अपने पराये का फर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने रियासत के साबिक गवर्नर एन वोरा की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने हमेशा आइन के वकार को कभी मजरूह नहीं होने दिया। देखिए, यहां तक इसके पहले के राज्यपाल एन वोरा जी का प्रश्न है। उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और इतना ही नहीं, वो बहुत एक आउटस्टैंडिंग अफसर के रूप में उनकी मान्यता रही है।
और बखूबी गवर्नर के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। और मैं यह मानता हूं कि गवर्नर का यह पद एक संवैधानिक पद होता है, इसकी एक मर्यादा बनाकर रखनी पड़ती है। इसमें अपने और पराये के बीच भी भेद न करे गवर्नर, यह अपेक्षा की जाती है। और मैं कह सकता हूं कि बोरा जी ने पूरी तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया है और इसका जम्मू कश्मीर की जनता को लाभ भी हुआ है। लगातार 10 वर्षों से अधिक समय तक वहां के वो राज्यपाल रहे हैं और इस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक जी को वहां नियुक्त किया है। और जहां तक श्री सत्यपाल जी मलिक का प्रश्न है, वो एक बहुत ही अच्छे एक राजनेता के रूप में उनकी मान्यता रही है। एक लंबा उनका एक राजनीतिक जीवन है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उनके राजनीतिक अनुभवों का लाभ भी जम्मू कश्मीर की जनता को प्राप्त होगा। साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने भी इस मसले में रियासती सदर को एहतियात बरतने की सलाह दी है। बयान को गैर जरूरी करार देते हुए उन्होंने कहा कि रविंद्र रैना ने गलती का इर्तिकाब किया है। मुझे लगता है शब्दों का कहीं हेर फेर हुआ है। गवर्नर किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं होता, वो सभी का होता है। तो ये बयान जो भी आया, मुझे लगता है कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई। तो एक रोज कबल जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा था, आइए एक बार आपको फिर सुनाते हैं। 4 दिन पहले आपकी हमारी क्या बात हुई थी बताओ? हम गवर्नर, नया गवर्नर आया, बोरा को हम नहीं लाने चाहते थे, वो अपनी डब्बी बजाता था। अभी गवर्नर आया हमारा, कोई कमी पेशी नहीं होता। सुनो, तो यहाँ पे हम है ना, हम जाके इधर जम्मू में बीजेपी पर पार्टी की एक खातून वर्कर ने शदीद इल्जाम लगाए हैं। सारा ड्रामा उस वक्त पेश आया जब रियासती पार्टी की जानिब से साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश की जा रही थी। जैसे ही रियासती बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने अपना खिताब खत्म किया तो प्रिया जराल नाम की खातून ने बोलना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो मंच पर जाकर बोले, पर उन्हें मना कर दिया और पार्टी पर खातून लीडरान को तवज्जो न दिए जाने का इल्जाम लगाया। उधर पूरे वाकये पर बीजेपी विमेन विंग की रियासती सदर रजनी सेठी ने कहा है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। उनके साथ कोई ग्रीवेंसेस थी तो वो डायरेक्ट उस पर एलिगेशन लगाती। उन्होंने सभी बहनों पर एलिगेशंस लगाई, जिसकी मैं निंदा करती हूँ क्योंकि मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ और मेरे को ये बातें काफ़ी हर्ट की कि भाई हमारी बहनों को इन्वॉल्व किया गया। अगर वो संगठन की वाकई कार्यकर्ता होती, मुझे नहीं लगता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि समारोह में ये एपिसोड क्रिएट करती। इससे पहले भी बहुत से कार्यक्रम हुए थे, तब वो ये बात अपनी रख सकती थी। उन्होंने कल का ही दिन क्यों चुना, ये मीडिया भाइयों को भी सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसमें अपोजिशन का भी कोई रोल है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि बीजेपी स्ट्रांग हो रही है दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में, तो उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनको मोहरा बनाया गया। वहीं जम्मू कांग्रेस की खातून वर्कर्स ने मौके का फायदा उठाकर के बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी में ही खवातीन को कहीं ना कहीं एजाज नहीं मिलता है, उनका एहतराम नहीं किया जाता है। और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने KAS यानी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को मुलतवी कर दिया है। पहले ये इम्तहान 2 सितंबर को तय था, लेकिन जराये के मुताबिक अब ये इम्तहान 16 सितंबर को मुनक्किद किए जाएंगे। वाज़ेह हो कि इससे पहले श्रीनगर में तलबा के एक ग्रुप ने राजभवन पहुंच करके 2 सितंबर को होने वाली KAS एग्जाम्स को मुलतवी करने का मुतालबा किया था। उनका कहना था कि पैटर्न बदलने के बाद उन्हें तैयारी करने का पूरा वक्त नहीं मिला। हमें सिर्फ 22 दिन मिल रहे हैं नए पैटर्न के लिए, क्योंकि अब नए पोस्ट एडवर्टाइज किए हैं PSC ने। उसका जो नया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो रहा है वो 2 सितंबर को हो रहा है, यानी 8 अगस्त से 2 सितंबर को हमें सिर्फ 20 दिन मिल रहे हैं प्रिपरेशन के। उसके लिए भी बीच में ईद थी, तो ये बहुत कम टाइम मिल रहा है। तो इट्स डेडली पॉसिबल कि UPSC का सच ए वास्ट सिलेबस हम 20 दिन में प्रिपेयर करें। तो इसके लिए हम जब हमारा एग्जाम खत्म हुआ 8 अगस्त, तब से 13 अगस्त को आई पर्सनली विजिटेड द चेयरमैन। उसके बाद भी हम लगातार जाते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। हम कल भी गवर्नर सर से मिले थे, तो डिस्पाइट दैट प्रोटोकॉल हमें गवर्नर साहब ने इमीडिएटली मीटिंग के लिए अंदर अलाउ किया। हम उनसे मिले, हमने अपने इश्यूज बताए, तो उन्होंने हमारी कंसर्न्स को एड्रेस किया और उन्होंने कहा, एश्योरेंस दी कि आपका जो मसला है ये जेन्युइन है। इस बारे में उन्होंने आगे फर्दर अपने चीफ सेक्रेटरी वगैरह इनसे भी बात की थी, तो पूरी एश्योरेंस दी थी कि आपका मसला हल किया जाएगा।
एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और अब खबर राजौरी के बहादुर फंगाराम की। फंगाराम अब तक 100 से भी ज्यादा दहशतगर्दों को पकड़वा चुके हैं। उनकी ख्वाहिश वजीर आजम मोदी से मिलने की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ससालकोट इलाके में रहने वाले फंगाराम 58 साल की उम्र में भी हाथों में बंदूक लेकर दिन रात गांव की रखवाली कर रहे हैं। गांव ससालकोट में 1989-90 में दहशतगर्दी का बोलबाला था। इस इलाके से दरअंदाजी होती थी और तब फंगाराम गांव के चौकीदार हुआ करते थे। वो आर्मी और पुलिस को हर जानकारी दिया करते थे। उन्होंने उस वक्त अपने कुनबे और अपनी जान की परवाह किए बिना मुल्क की हिफाजत में अपनी खिदमत पेश की। फंगाराम 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़वाने और कई दहशतगर्दों को आर्मी और पुलिस की मुठभेड़ में मरवाने का क्रेडिट रखते हैं। आर्मी और पुलिस की जानिब से उन्हें ब्रेवरी लेटर भी दिए गए हैं। तो 1999 से लेके मैंने इसी एरिया में काम किया, लजवान था, सब काम किया। तो काफ़ी आदमी में जिंदे पड़ गए, कुछ मिलिटेंट की मरवाए भी हैं। बहुत तगड़ी चीज़ें मुझसे हुए। जो मिलिटेंट जिंदा पड़े पंजाब का था, उसके 2 करोड़ का माल पकड़ाया गया। वैसे जो कागज़ बनाए जा कोई रिपोर्ट के मुताबिक 40 से ऊपर जड़े एक कागज़ों के मुताबिक है। 37 जड़े हैं जिंदे मैंने पकड़ाए। गुफिया जड़ी हैं और गुफिया की कोई रिपोर्ट तो देता नहीं थी। फंगाराम मुल्क की हिफाजत में अपने कुनबे से अलग थलग पड़ गए हैं। वो अपने बच्चों से भी मिलने घर नहीं जाते हैं क्योंकि बच्चों को डर है कि मिलिटेंट्स कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। अब वो बूढ़ा हो गया, कोई हमारा सहारा नहीं। मैं इसे माइग्रेट हूँ, मैं घर नहीं जा सकता अपने। मैं ऐसी में रह करके छुट्टी जाता हूँ, किसी घर में छुप करके अपनी रात की जाता हूँ। मेरा भी जीना कोई बहुत मुश्किल हो रहा है, क्यों घर वाले भी डरते हैं, घर जाऊँगा तो भी डरते हैं। मकामी लोग भी फंगाराम की बहादुरी की तारीफें करते नहीं थकते। वो कहते हैं कि फंगाराम उस वक्त बहादुरी से दहशतगर्दी का सामना कर रहे थे जब लोग डर के मारे घरों से नहीं निकलते थे। और भी लोग देखें इस बात को तो वो भी यही चाहें कि मैं भी बहादुरी से आगे निकलूं, मैं कुछ करूं। और हमारी गवर्नमेंट जो है ऐसे आदमी के लिए कुछ करती है, कुछ को उसके बच्चों को नौकरी देती है, जो उसको नौकरी देती है, ये करती है, वो करती है, कोई पेंशन लगाती है, कोई वार्ड देती है, तो लोग फिर खुल के आगे आएंगे। इन सब के बावजूद फंगाराम की कुछ शिकायतें भी हैं। फंगाराम कहते हैं कि जिंदगी जोखिम में डालकर और अपने अहले खाना से अलग होकर भी उन्होंने मुल्क की हिफाजत की, लेकिन बदले में उन्हें जो एजाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फंगाराम की माने तो उनकी बहादुरी की तारीफ भी खूब हुई, उन्हें इनाम दिए जाने का वादा भी किया गया, लेकिन ब्रेवरी लेटर के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके फंगाराम बहादुरी के साथ अपने काम में डटे रहे। अपने देश के लिए मैंने अपनी कुर्बानी की, अपने बाल बच्चों को भी छोड़ करके अपने मन में लिया है। अभी मैंने लिखा है कोई रिजिटें किया प्रधानमंत्री जी सर से। प्रधानमंत्री जी सर तो दिन पर रात ही बोलते गरीबों को हम देखेंगे, तो इसलिए मैं इस वेला प्रधानमंत्री से भी अर्ज करता हूँ, कुछ नहीं मुझे चाहिए, मेरी जड़िया नाम मिटाया इस कागज़ों में आना चाहिए, किसी जगह में आना चाहिए। भाई इसने भी कुर्बानी की है और इसने कम की है, अपने देश के लिए किया है, किसी परेशान नहीं किया। फंगाराम पीएम मोदी के बड़े फैन हैं और उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार वजीर आजम को खत भी लिखे, पर कुछ का जवाब आया और कुछ का जवाब नहीं आया। उन्होंने वजीर आजम से मिलने की गुजारिश की है। अब प्रधानमंत्री से मिलने चाहते हैं, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, ये तो फोटो में रोज हम देखते हैं। वैसे जब वे गुजरात में थे तब भी बीजेपी के आदमी थे। हम पाले जंगल में एक दिन ये जीते, वहाँ हमने पार्टी बनाई और नचे, लोग बोलने लगे यार मोदी कहाँ जीते। हमने बोला ये जिंदगी में हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जी आए हैं। एक चौकीदार होते हुए भी फंगाराम ने मुल्क के लिए जो वफादारी दिखाई है वो काबिले तारीफ है।
ऐसे में सरकार और आर्मी की तरफ से उन्हें एजाज दिए जाने से उनकी हौसला अफजाई तो होगी ही, साथ ही दूसरे लोगों को भी उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और डोडा के ठंडा पानी इलाके के लोग इलाके में लिंक रोड बन जाने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। मकामी लोगों की माने तो इलाके में 60 साल से रोड बनाए जाने की मांग हो रही थी, लेकिन अब जाकर के उनकी मांग सुनी गई है और इसके लिए मकामी लोग इलाके के एमएलसी श्यामलाल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लोगों की माने तो श्यामलाल की कोशिशों का ही नतीजा है कि यहां पर लिंक रोड बन पा रही है। वहीं एमएलसी श्यामलाल ने जानकारी दी कि उन्होंने अपने सीडीएफ फंड से रोड के लिए 10 लाख रुपए जारी करवाए थे, जिसकी मदद से आसपास के इलाकों में और भी तरक्याती काम किए जाएंगे। ये 60 साल से यहाँ की जनता जो है रोड कोई भी सरकार आती रही तो ये रोड के मुतालबा करते रहे, तो लिहाजा आज हम गाड़ी पर बैठ के यहाँ ठंडा पानी के मकाम पर पहुँचे। तो मैंने इसके लिए अपने सीडीएफ फंड से कन्वर्जेंस में जो है तो 10 लाख रुपया दिया था। तो अभी कुछ मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा काम हुआ है, तो और भी जितना होगा तो वो भी उसमें देंगे। तो बाकी यहाँ दूसरा चढ़ौता के लिए जो 2 किलोमीटर का यहाँ से लिंक है वो भी काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम था जो कि यहाँ करने की ज़रूरत थी। तो मैं चाहूँगा कि ये रोडें किसी हेड में पड़ जाएं ताकि इनके लिए पैसा आए, इनको ब्लैक टॉप हो जाए, जो बाकी का काम बचा है तो वो पूरा हो। अब इधर मणिमहेश जाने वाले अकीदतमंदों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जुमे को भद्रवाह से अकीदतमंदों का एक जत्था मणिमहेश के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में कई गांव के तकरीबन 500 से ज्यादा अकीदतमंद शामिल थे। इस मौके पर भद्रवाह के एएसपी राजेंद्र सिंह, एसडीपीओ तौसीफ अहमद और एसएचओ मुनीर खान भी मौजूद थे। मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश में खास मजहबी मकामात में से एक है। ये बुद्धिस्ट वादी में भरमौर से 21 किलोमीटर दूर वाक़ है और झील कैलाश पीक से 18,564 फीट नीचे तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है। हर साल हिंदी कैलेंडर के भादों के महीने में इस झील पर एक मेला मुनक्किद किया जाता है, जिसमें कि लाखों की तादाद में अकीदतमंद हिस्सा लेते हैं। रियासत के सरकारी स्कूलों में अब मकामी जबान को भी तरजीह दी जा रही है। दरअसल अंग्रेजी के मुकाबले मकामी जबान खासतौर से डोगरी और उर्दू को स्कूलों में फरोग नहीं दिया जाता। इसको लेकर के सरकार की जानिब से अब कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत स्कूलों में अब डोगरी और उर्दू को कंपलसरी कर दिया गया है, जिसमें कि 5वीं तक उर्दू और 8वीं तक डोगरी पढ़ना जरूरी होगा, ताकि अंग्रेजी के साथ साथ नई पीढ़ी अपनी मकामी जबान की जानकारी भी हासिल कर सके। सरकार के मुताबिक इसके लिए उर्दू और डोगरी के टीचर्स की कमी को भी पूरा करने की जानिब कदम उठाए जा रहे हैं। और जी सलाम की मुहिम की टीम जम्मू कश्मीर में चक जाफर के इलाके में पहुंची। यहां की जामा मस्जिद इस बात की गवाह है कि हिंदुस्तान की तकसीम का असर न सिर्फ इंसानों पर हुआ, बल्कि मजहबी मकामात भी इससे मुतासिर हुए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम का असर सरहद के दोनों जानिब पड़ा है। आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद आज भी इसके असरात वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। इंसानों से जुड़ी कहानियाँ, उनकी यादगार और तारीखी सामान के अलावा कई मजहबी मकामात के बाक़ियात भी इसमें शामिल हैं। ऐसे ही मजहबी मकामात में जम्मू के चक जफर इलाके में वाक़े एक जामा मस्जिद भी है, जहां तकसीम के बाद कोई नमाज अदा नहीं की गई। तकसीम के पहले यहाँ काफ़ी तादाद में मुस्लिम कुनबे क़याम पजीर थे, लेकिन तकसीम के बाद वो तमाम मुस्लिम कुनबे पाकिस्तान चले गए। पुरानी मस्जिद है ये, तो जहाँ पर कोई मतलब मोहम्मद आबादी बिल्कुल नहीं है, उसकी वजह से ये बंद पड़ी है। जहाँ कोई नमाज पढ़ने आता ही नहीं है। जब से मैं यहाँ से नमाज नहीं पढ़ी। 1947 में तकसीम के बाद सरहद के दोनों जानिब पर तारिकीन वतन की खासी तादाद थी। इन लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए मस्जिद पर कब्जा कर लिया और वहीं रहने लगे। मजहबी मकामात की जगह अब इन मकामात पर लोग आबाद हो गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी भी यहाँ कोई मस्जिद नहीं देखी है, क्योंकि अब यहाँ कोई मुस्लिम कुनबा नहीं रहता है। जब 47 से इधर शोर गोल मचा और हिंदू इधर आ गए, मुसलमान उधर चले गए, उस टाइम की ये बंद पड़ी। हज और औकाफ के अफसरान के मुताबिक चक जफर मस्जिद 200 साल पुरानी है और इसकी तामीर मकामी ताजिर चक जफर ने कराई थी।
इस मस्जिद में इस्तेमाल की गई चीजों से पता चलता है कि ये मस्जिद काफी पुरानी है, क्योंकि इसमें ऐसे तारीखी सामान का इस्तेमाल किया गया है जो यहाँ जम्मू कश्मीर के महाराजा इस्तेमाल करते थे। आसार कदीमा जो डिपार्टमेंट है उनको हमने लिखा था कि भाई इसको अपने अंडर लेके तो इसमें कोई रिपेयर रेनोवेशन करें। पुराने वक्त में बनी हुई है, ये चूना सुर्खी की दीवारें हैं, तो पहले प्लास्टर वगैरह तो होते नहीं थे, यही चूना सुर्खी के होते थे। और ये इस इलाके की ये जो मड ब्लॉक है इसमें ये काफ़ी पुरानी और जामा मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद थी। चक जफर जामा मस्जिद की तरह जम्मू कश्मीर में ऐसे कई मकामात हैं जो खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं और आज तक तकसीम का दर्द झेल रहे हैं। यहाँ की जामा मस्जिद में 1947 से पहले नमाज अदा की जाती थी, लेकिन विभाजन के बाद जब यहाँ से मुसलमान लोग पाकिस्तान चले गए तब से यहाँ नमाज अदा नहीं की जाती। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया, चक जाफर, जम्मू। और कश्मीर एक्सप्रेस के इस शुमारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। थोड़ी देर बाद देखेंगे आप हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।